चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में सुबह-सुबह बना रहा हूँ तो मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को सुबह की राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जो भी आप स्वीकार करें, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूँ कि आजकल मैं सुबह जल्दी उठने लगा हूँ। अब ये आपसे इसका क्या मतलब है? तो बस ऐसे ही मन किया तो बता दिया जलाने के लिए कि मैं सुबह-सुबह जल्दी उठने लगा हूँ, तकरीबन वही सवा 4 साढ़े 4 के आसपास। लेकिन इस सुबह जल्दी उठने के लिए मुझे मैं 9 से सवा 9 से साढ़े 9 के बीच में रात में सो जाता हूँ। तो ये आपको एक एडवाइस भी है कि अगर आप जल्दी सुबह उठना चाहते हैं तो आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा। क्योंकि आपकी बॉडी जब तक एक प्रॉपर नींद नहीं लेगी ना तब तक आप आराम से नहीं उठ पाएँगे। मान लीजिए आप रात के 10 बजे सोए और आप सुबह के 3 बजे उठ गए ज़बरदस्ती, तो कुल मिला के आप अपना दिन ही बर्बाद करोगे। क्योंकि 3 बजे से उठ के आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे ही पढ़ोगे ना, लेकिन आप दिन के 7-8 घंटे की पढ़ाई बर्बाद कर दोगे। इसलिए अगर उठना बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉपर नींद लो भैया, प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मुझे सवा 9 बजे सोना पड़ता है। हमारी दरअसल क्लास 10th में हमारी जो मैम थी, जो क्लास की मैम थी, वो कह उनकी एक पोएम थी, वो पोएम भी लिखती थी। उसकी एक लाइन थी कि सुबह रात को जल्दी सो तभी तो सुबह जल्दी जागोगे, इस टाइप की कुछ लाइन थी, मुझे याद नहीं है। तो वो लाइन मेरी लाइफ का मतलब दिमाग में बैठ गई, तो बस मैं सुबह जल्दी उठने के लिए रात में जल्दी सोता हूँ। और एग्ज़ाम्पल के लिए जो अक्षय कुमार हैं, वो भी अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और इसके लिए मैं रात में सवा 9 से साढ़े 9 के बीच में सो जाता हूँ। तो एक प्रॉपर 7 साढ़े 7 घंटे की नींद आपको चाहिए ताकि आप दिन भर एक्टिवली काम कर सकें। और दोपहर में भी आप मुश्किल से 20-25 मिनट सो सकते हैं ताकि आप रिचार्ज हो सकें। तो ये शुरुआती प्रवचन सुन के आपको थोड़ा-सा बोरिंग लगता होगा और आजकल वैसे भी एक ऊट-पटांग सा ट्रेंड चल रहा है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बनो। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे धर्म को आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। आप वैदिक कालीन व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी, जो आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा और आगे समझाऊँगा कि ये सब क्या होता है। आप वर्तमान में हम हड़प्पा में आ जाते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में गालियाँ पड़ने लगेंगी कि शुरुआत से ही बक-बक शुरू हो चुकी है। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता जो है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कश्मीर से लेके महाराष्ट्र के दायमाबाद और कैसे उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर क्षेत्र और इधर जो इराक है और पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहाँ पर जो सुतकांगे डोर है, वहाँ पर कैसे ये एक ट्रायंगल शेप में हमें देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु और सरस्वती जैसी प्रमुख नदियों के किनारे बसी होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। पहले नगर खोजे जाने हड़प्पा के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और सिंधु नदी के किनारे ही लगभग ज़्यादातर स्थल होने के कारण इसे सिंधु नदी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन हड़प्पा ज़्यादा सही नाम समझ में आता है क्योंकि हड़प्पा एक प्रमुख और बड़ा शहर भी हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि इस काल में कैसी अर्थव्यवस्था थी। नगरीय सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि हमें इसकी शुरुआत के बारे में नहीं पता चलता कि कैसे इस सभ्यता का विकास शुरू हुआ। हमें इसके पतन के बारे में भी पता नहीं चलता कि इसका पतन कैसे हुआ। इसलिए हर कोई अपनी खिचड़ी पकाता है। कोई कहता है बाढ़ में पूरे के पूरे बह गए। अब कैसे बह सकते हैं भाई? एक क्षेत्र है कश्मीर में, एक क्षेत्र है महाराष्ट्र दायमाबाद में, क्या इतनी बड़ी बाढ़ आई कि पूरा आधा भारत बह गया? तो ये लॉजिक भी समझ में नहीं आता। दूसरे कहते हैं भूकंप आया, तो भूकंप किसी एक क्षेत्र में आएगा ना, पूरे क्षेत्र में कैसे आ सकता है? बीमारी फैली तो वो भी किसी एक क्षेत्र में फैलेगी। अब छोटा सा तो क्षेत्रफल नहीं था, तकरीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का। अब मध्य प्रदेश का ही क्षेत्रफल 3,08,252 या 42 ऐसा क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। तो 3 एकम 3 3 6 3 3 हो 3 चौक 12, तो मध्य प्रदेश से 4 गुना बड़ा, यानी कि तकरीबन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के बराबर एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब क्या पूरी एक ही चीज़ से पूरी सभ्यता नष्ट हो गई? तो यहाँ पर ये लॉजिकली आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि किसी एक समस्या से इसका पतन हुआ होगा या किसी एक कारण से इसका उद्भव हुआ होगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ
हड़प्पा सभ्यता के उस काल की जानकारी मिलती है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में विकास चरम स्तर पर था, जब हड़प्पा के नगर सिंगापुर और बैंकॉक की तरह थे और लोग वहाँ मसाज कराने और मौज मस्ती करने जाते थे। ये सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ पर अर्थव्यवस्था का आधार नगरीय सभ्यता थी। अब नगरीय सभ्यता थी तो नगर में लोग कृषि तो नहीं करेंगे, अब वहाँ पर व्यापार होता है, वाणिज्य व्यापार होता है आसपास के छोटे शहरों से। वही अर्थव्यवस्था का आधार था। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास का ऐसा एकमात्र काल है जहाँ पर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सॉरी, कृषि नहीं, व्यापार था। कृषि तो अभी भी मुख्य आधार है, वाणिज्य व्यापार था। फिर वाणिज्य व्यापार अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों था? क्योंकि उन्नत कृषि व्यवस्था यहाँ पर थी। कृषि जो थी वो लाभ की स्थिति में थी। इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वह सरप्लस इकोनॉमी आप कह सकते हैं, यानी कि निर्यात ज़्यादा करते थे ये और आयात बहुत कम करते थे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ये खुद से ही प्रोडक्शन कर लेते थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास के उन चुनिंदा कालक्रमों में से एक है जब भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल चल रहा था, जब भारतीय इतिहास की इकोनॉमी सरप्लस में थी। सरप्लस बोले तो जहाँ पर आयात यानी कि बाहर से चीज़ें कम बुलाई जाती हों और निर्यात विदेशों में ज़्यादा की जाती हों। तो दोस्तों यहाँ पर इनके साक्ष्य की बात करें कि ये अच्छी अर्थव्यवस्था थी, कैसे पता चलता है? क्या आपको वहाँ से कोई फ़ोन आया था, क्या वीडियो कॉल किया था किसी ने कि देखो हम बहुत अच्छे मौज मस्ती में रह रहे हैं? नहीं, उत्खनन के दौरान चीज़ें मिली हैं, बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, अनाजों के भंडारण के लिए खंतियाँ मिली हैं बड़ी बड़ी। ऐसी वस्तुओं का मिलना जिनका उत्पादन उस क्षेत्र में नहीं होता, ऐसी वस्तुएं हमें मिली हैं। इससे पता लगता है कि ये समृद्ध रहे होंगे, है ना दोस्तों। अब कृषि की बात करें तो इस काल में वर्ष में एक फसल लिए जाने का साक्ष्य मिलता है, जो नवंबर में बोई जाती थी तथा अप्रैल में काटी जाती थी। चूँकि ये नदी घाटी क्षेत्र में बसे शहर थे, तो हम ये कह सकते हैं कि बरसात के समय में तो ये कोई फसल बो नहीं सकते थे, क्योंकि बाढ़ जैसी समस्याएं होती रही होंगी, तो उससे फसल खराब होने का डर रहा होगा। अब ये नवंबर के टाइम पर जब चूँकि बारिश ख़त्म हो जाती है और मौसम भी अच्छा होता है, फसल के अनुकूल होता है, ठंडा मौसम होता है, धूप भी प्रॉपर मिलती है और पानी भी बढ़िया मिल जाता है, नदियों में भी अच्छा पानी होता है, तो इस काल में खेती ये करते थे और अप्रैल के टाइम तक ये काट लेते थे। फिर उसके बाद ये अगले साल नवंबर में बोते थे। अब ये क्या क्या फसल लगाते थे? तो ये लगाते थे भाई साहब गेहूँ, जौ, धान, मटर, मसूर, खजूर, कपास, दालें, ये सभी ये लगाते थे। रागी की फसल हमें उत्तर भारत में प्राप्त नहीं होती है। ये बात ध्यान में रखना कि रागी की फसल हमें उत्तर भारत में नहीं मिलती है, जबकि दक्षिण भारत में इसकी खेती हो रही थी। अब दोस्तों इस काल में हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हम ये देख रहे हैं कि नवंबर से अप्रैल के बीच में खेती कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें बाढ़ का डर रहा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस काल के लोगों को बाढ़ पर कैसे नियंत्रण करना है और उसका उपयोग कृषि में कैसे करना है, ये भी इन्होंने सीख लिया था। हालांकि हमें प्रॉपर नहरों के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रमाण मिलते हैं जिससे पता लगता है कि इन लोगों ने नदियों को कंट्रोल करना सीख लिया था। तो यहाँ पर अगर इन लोगों ने सीख लिया होगा तो इनके पतन का वह कारण निरस्त हो जाता है, जहाँ पर ये कहा गया है कि बाढ़ से पूरी 13 लाख वर्ग किलोमीटर की सिंधु घाटी सभ्यता पल भर में ही साफ हो गई। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर गेहूं की कौन कौन सी 3 किस्में ये उगाते थे? ट्रिटिकम कम्पैक्टम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम एस्टेमिन, जो दोआब क्षेत्र में उगाए जाते थे। दोआब क्षेत्र बोले तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। अब आप यहाँ पर ये सोचने मत लग जाना कि सिंधु वासियों ने ये नाम दिए होंगे, बिल्कुल नहीं। उत्खनन के बाद जो क्वालिटी वाले गेहूँ मिले
आज के वर्तमान में जो उस टाइप की क्वालिटी वाले गेहूं के नाम हैं वो वैज्ञानिकों ने यहाँ पर नाम दिए हैं। इनके नाम ध्यान रखना, क्योंकि नेट जेआरएफ जैसे लेवल में ये नहीं पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बाढ़ पर नियंत्रण कर लिया था या नहीं। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि उनकी अर्थव्यवस्था बताइए नगरीय थी, ग्रामीण थी, कैसी थी। ये वनडे एग्जाम टाइप के क्वेश्चन है भाई साहब। नेट जेआरएफ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे पता लगता है कि आदमी का बेस क्लियर है या नहीं, इसने डीप गहराई में पढ़ा है या नहीं। तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन किस्मों की गेहूं की कौन सी किस्म हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये 3 नाम दे देगा और एक आध नाम कोई और दे देगा और फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बात तो अपने कान खोल के सुन लेना भाई लोग, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी इन वीडियोस के ज़रिए करना चाहते हैं तो पहली बात तो मेरी एडवाइस आपसे रहेगी कि आप सिर्फ इनके भरोसे मत बैठना, अपनी तरफ से भी पढ़ाई करना। आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना आपके हिसाब से जो आपको अच्छी लगे। आप चाहें तो दृष्टि आईएएस के हिस्ट्री के नोट्स ले सकते हैं। आप चाहें तो अनिल मेहंदी रत्ता करके एक सर हैं, उत्कर्ष में पढ़ाते हैं, उनसे फर्स्ट पेपर की क्लास ले सकते हैं। आप चाहें तो एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं तक या फिर 11वीं 12वीं आपकी सहूलियत के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। आप कुछ रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एलपी शर्मा हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा हो गए, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा हो गए, मॉडर्न में ही आपको मीनाक्षी जैन करके एक राइटर मिलती है। आप इनसे पढ़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और ये वीडियोस तो हैं ही। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि इन वीडियोस में जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो टेलीग्राम में मिलेंगे, लेकिन टेलीग्राम में मैं अगर 90% दे रहा हूँ तो 10% आपको वीडियोस में मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जो वीडियोस में बोलता हूँ हो सकता है कि मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उनके फैक्ट्स वीडियो बनाने के दौरान मेरे दिमाग में आ जाते हैं और मैं उन्हें बोल देता हूँ। जैसे यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह 13 लाख, लगभग 13 लाख के आसपास था, लेकिन पिछले वीडियोस में और पिछले नोट्स में मैंने उसे पढ़ा हूँ और दूसरी किताबों में भी मैंने पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर मैंने उसे कह दिया। इसलिए वीडियोस को भी देखना, भले ही आपको बोरिंग लगे लेकिन प्लीज़ देखना। और नोट्स की एक एक लाइन याद करना, क्योंकि नोट्स में कुछ भी फालतू चीज़ मैं नहीं दे रहा हूँ। नोट्स का मतलब ही ये होता है कि पूरा पढ़कर आपने कुछ इम्पोर्टेंट निकाला हो, और इम्पोर्टेंट का मतलब है कि सब कुछ आपको समझना है, सब कुछ आपको याद करना है, रटना है, जो भी आप समझें। अब देखिए, गेहूं के अलावा यहाँ पर जौ की भी 3 किस्में हमें मिलती है। हॉर्डियम बल्लेगर, हीडियम नुडुम्ब बल्लेर और हॉर्डियम एस्फेरोकोकम। हालांकि ये भी मुझे रटना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद इनमें भूल जाता हूँ। अब देखो, मटर की भी हमें ब्रासिका जूसी नाम की एक क्वालिटी मिलती है। गेहूं और जौ की फसल हमें मध्य एशियाई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान में मेहरगढ़ है वहाँ पर सबसे पहले हम इनकी खेती देखते हैं। कृषि का विकास सबसे पहले हम मेहरगढ़ में देखते हैं। और मेहरगढ़ में कहाँ से ये चीज़ें आई? मेहरगढ़ नवपाषाण काल का एक साइट है। अब ये चीज़ें आई मध्य एशिया से, और कहते हैं कि उत्तर भारत में जो आर्य संस्कृति इतनी ज़्यादा बढ़ी तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मध्य एशिया से आया, क्योंकि इस काल जब उत्तर भारत में एक नगरीय, एक संपन्न अर्थव्यवस्था चल रही है, उसी दौरान दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि महापाषाण काल चल रहा है। उन्हें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा सबका ज्ञान है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनके शवों पर हमें कोई धातु नहीं मिल रही, उनके शवों पर हमें पत्थर मिल रहे हैं, पत्थरों से अलग अलग प्रकार से ढके हुए हैं। कहीं गोल गोल पत्थर ढके हुए हैं, कहीं चबूतरे ढके हुए हैं, कहीं पर स्तंभ बना है। इसलिए उनके पत्थर इतने इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ में जुड़ गए कि उन्हें महापाषाण काल संस्कृति कहा गया। जबकि उनके भी जो विदेशी संस्कृतियां हैं, मिस्र है, अफ्रीका का जो मिस्र सभ्यता है, उससे उनके व्यापारिक संबंध है, लेकिन वो उतने आधुनिक नहीं हैं जितने मोहनजोदड़ो के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आधुनिक हैं।
जैसे कि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में उल्टा चलता है। उत्तर भारत से ज़्यादा दक्षिण भारत आधुनिक हमें नज़र आता है। दक्षिण भारत हमें ज़्यादा संपन्न नज़र आता है। हालांकि भाषाई विवाद करके वो अपने पिछड़ेपन की बात सिद्ध कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये भी उनका अपनी संस्कृति और भाषा के प्रति सम्मान है। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स भी होती है। दोस्तों, कपास की खेती पहली बार सिंधु घाटी के लोग द्वारा की गई। यही कारण है कि यूनानी कपास को सिंडन कहते हैं। किसको? सिंडन कहते हैं, क्योंकि पहली बार ये दुनिया में अगर कहीं कपास हो रही है तो ये सिंधुवासी लोग उगा रहे हैं। सोचो हमने दुनिया को क्या दिया है, कपास जिससे कपड़े बनते हैं, वरना पूरी दुनिया नंगी घूमती। फल, नींबू, केला आदि फल भी ये उत्पादित करते थे। लोथल वनस्पति से हमें मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिलती है, और यह टेरिकोटा से बना, यानी कि कच्ची मिट्टी से बना। टेरिकोटा वो होता है, अगर आपने मिट्टी का कोई भी बर्तन या कुछ भी बनाया है और उसे आपने आग में तपाया नहीं है और उसे तपाकर लाल नहीं हुआ, यानी कि पका नहीं है वो, तो वह कच्चा बर्तन टेरिकोटा कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ये हल मिलता है और इससे ये पता चलता है कि ये कृषि हलों के माध्यम से करते रहे होंगे। हालांकि इस समय ध्यान रखना कि जो हल के फाल होते थे वे लोहे के नहीं होते थे। लोहे के फाल हमें 1000 ईसा पूर्व के आसपास से देखने को मिलते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप महाजनपदों की शुरुआत होती है। अब वो कैसे होती है उसे हम आगे जानेंगे। दोस्तों, खेती में तांबे, कांसे, पत्थर के उपकरणों का उपयोग होता था, लोहे का नहीं होता था। ध्यान रखना, लोहे से ये परिचित नहीं थे। किसी भी हड़प्पाई स्थल से हल की प्राप्ति नहीं हुई है। इस आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि हल लकड़ी के बने रहे होंगे। फल और जो फाल थे वे धातु के बने रहे होंगे। धातु में कौन से? तांबे, कांसे, पीतल जैसी धातु के बने रहे होंगे। लकड़ी के बने थे, इसलिए वह समय के साथ साथ नष्ट हो गए। कृषि कार्य में धातु अथवा पत्थर की कुदाल का भी हमें प्रयोग मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें नहीं मिलता। अब चूंकि हमें टेरिकोटा का जो हल मिल रहा है, कहीं ना कहीं हल रहे होंगे और खेती जुतती रही होगी, लेकिन फिर भी हमें सीधे तौर पर ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। जबकि इसके अपवाद स्वरूप, इसके विपरीत, कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल यानी कि हड़प्पा काल से पहले के समय में कालीबंगा क्षेत्र से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, जिसमें एक साथ 2 फसल उपजाने का भी प्रमाण मिलता है। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये अपवाद भी है, ध्यान में रखना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ना तो कोई हल मिल रहा है सीधे तौर पर, ना ही कोई जुती हुई खेती मिल रही है, और ना ही एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण मिल रहे हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के काल से पहले कालीबंगा क्षेत्र में जो संस्कृति रही होगी, उस संस्कृति से हमें ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं। पशुपालन की अब बात कर लेते हैं कृषि के बाद में। तो बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर, गधा, खच्चर वगैरह वगैरह ये सब पाल लेते थे। ठीक है। अब पशुपालन का उद्देश्य क्या था? अब आप सोचो, पशुपालन किस लिए होता है? एक तो पशुओं को मार के खाने के लिए भी होता है। दूसरा, पशुओं का इस्तेमाल परिवहन के लिए भी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। तीसरा, पशुओं का जो होता है खेतों में इस्तेमाल करने के लिए भी होता है। तो कुछ ऐसा ही ये इस्तेमाल करते थे। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखना कि इस काल में ये गाय, भैंस वगैरह पाल रहे हैं, लेकिन बकरी भी पाल रहे हैं, ऊंट भी पाल रहे हैं, लेकिन इस काल में दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं का पालन नहीं होता था। यानी कि इस काल के लोग दुग्ध उत्पादन नहीं करते थे। अब ध्यान में रखना, नेट जेआरएफ में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन लिखो अगर आप लिखना चाहो तो। क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे, जिसमें वे गाय, भैंस और ऊंट को पालते थे, गाय, भैंस और बकरी को पालते थे। अब इसका दूसरा ये कथन हो गया। दूसरा, इसका कारण लिखो। कारण यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दुग्ध उत्पादन बड़े पैमाने पर करते थे।
अब यहाँ पर ऑप्शन आपको इस तरह से मिलेंगे, कथन ए सही है, कथन दो गलत है, कथन दो गलत है, कथन ए सही है, कथन ए और कथन दो दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, कथन ए और दो दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और कथन और कारण वाले क्वेश्चन, अगर 100 नंबर का आपका हिस्ट्री का पेपर है तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कथन कारण वाले बनते हैं, और ये टाइम भी लेते हैं, और ये आपका ये भी तय करते हैं कि आप JRF क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये जितने सरल तरीके से पूछे जाते हैं उतने ही ज़्यादा ये पेचीदा भी होते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर ढूंढ लिया होगा। तो स्वाभाविक सा इसका उत्तर है कि कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, क्योंकि ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी और जो ऊंट जैसे जानवर पाल रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन नहीं है। उनके जरिए वे परिवहन कर रहे हैं, उनका वे खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और समय समय पर उनका वे भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर बैल भी वे पालते थे तो बैल यहाँ पर दूध नहीं देता था, अब आज के ज़माने में बैल दूध देने लगा है। दोस्तों, पालतू पशु भी देख लेते हैं। पालतू पशु में वे बैल, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, ऊँट, हाथी, गधा, खच्चर आदि वे सभी यहाँ पर आते हैं। और ये ध्यान में रखना कि कुत्ता भी पालतू पशु था, क्योंकि नवपाषाण काल से ही हम कुत्ते को मनुष्य के साथ देखते हैं। कुत्ते जो हैं वह मनुष्य के पहले पालतू पशु हैं। हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है। अलग अलग धर्मों में, भारत में अलग अलग जानवरों का महत्व है। कुत्ते को कोई पूछता ही नहीं है भाई साहब, लेकिन ये ध्यान में रखना कि कुत्ते भारतीय मानव के संपर्क में आने वाले पहले पशु थे, और अगर भारतीय मानव ने किसी को पहली बार पालतू पशु बनाया तो वह कुत्ता ही था। इसलिए आज के दौर में हम देखते हैं कि कुत्ते और इंसानों की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से गाय के अवशेष अथवा गाय का चित्रांकन नहीं मिला, फिर भी हड़प्पा के लोग गाय पालते थे। हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित थे। क्यों? क्योंकि सुरकोतड़ा में हमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं। घोड़े का जबड़ा और राणा गुंडई नाम के क्षेत्रों में घोड़े के दांत मिले हैं। इसी प्रकार हमें लोथल और रंगपुर और मोहनजोदड़ो से भी घोड़े की मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये बात कान खोल के ध्यान में रखना कि बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि घोड़े को वे एक जानवर के रूप में जानते तो थे, लेकिन घोड़े का वे कभी इस्तेमाल करना नहीं जान पाए। आपने हिमालय पर्वत के बारे में सुना तो है, लेकिन शायद आप कभी हिमालय पर्वत नहीं जा पाए, प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा, सिर्फ सुना है। इसी तरह उन्होंने घोड़े को कभी भागते हुए देखा होगा जंगल में, नाम सुना होगा कि घोड़े नाम का एक जानवर होता है जो बहुत तेज भागता है, उसके सामने मत आ जाना वरना तुम गए काम से। लेकिन घोड़े के ऊपर बैठ के उसकी सवारी करना, उसका परिवहन के रूप में इस्तेमाल करना, उसे पालना वे नहीं जानते थे। ये घोड़े के अवशेष घोड़े के व्यापार आदि के चलते मिले रहे होंगे इन्हें। मतलब हो सकता है कि विदेश से कुछ लोग व्यापार करने आए रहे होंगे और उनके घोड़े रास्ते में मर गए होंगे और उनके ही अवशेष हमें मिले, लेकिन इस क्षेत्र के लोग घोड़े का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। हाथी का कपार खुंड हमें मिला है। कपार खुंड बोले तो कपारू खुंड मिला है मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत पर पुरुष की आकृति का अंकन हमें मिला है। तो इससे हमें उनकी कलात्मक शैली का पता चलता है कि हाथी के दांत पर, जो हाथी का दांत होता है उस पर ये डिज़ाइन बना लेते थे और उसका इस्तेमाल एक कलाकृति की तरह करते थे। लोथल से हाथी दांत की बनी पटरी प्राप्त हमें होती है। संभवतः गुजरात और राजस्थान के लोग हाथी पाला करते थे। कालीबंगा से ऊंट के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पाई लोग कुछ पशुओं से परिचित थे, जैसे खरगोश, बाघ जिसे वे व्याघ्र कहते थे, भालू, गेंडा, हिरण, मोर, तोता, बतख, जलीय
जलीय जीव, कछुआ, घड़ियालों का अंकन मोहरों पर हमें मिलता है, बर्तनों पर हमें मिलता है और इन्हीं आधारों पर हम ये पता लगाते हैं कि इन जानवरों से भी वे परिचित थे, पर इन्हें वे पालते नहीं थे। अगर पालते तो उनके जो घर थे, उनके निवास थे, उनके आसपास या उनके निवास स्थलों पर हमें इन जानवरों के भी अवशेष मिलते, पर हमें नहीं मिल रहे हैं। सांप और खरगोश से भी वे परिचित थे, लेकिन वे इन्हें पालते नहीं थे, ये बात ध्यान में रखना। अब दोस्तों, ये बात भी ध्यान में रखना कि उस काल की भाषा हम आज तक नहीं समझ पाए हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि वे खरगोश को खरगोश ही बोलते थे या फिर कुछ और बोलते थे। ये तो हम आज की भाषा में उनकी चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सिंध क्षेत्र के अलावा कालीबंगा और मोहनजोदड़ो स्थल से भी हमें बाघ के मोहरों पर अंकन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा कहीं से भी हमें और दूसरे चीज़ों पर बाघ का अंकन नहीं मिलता है। तो इस तरह से टाइगर को भी वे देखा करते थे, लेकिन चूंकि टाइगर बहुत खतरनाक जानवर होता था, तो उससे वे पालना अभी तक नहीं सीख पाए थे। जबकि लॉयन यानी कि सिंह के प्रमाण हमें कहीं से भी नहीं मिलते हैं। चूंकि शेर जो होते हैं वो घने जंगलों में होते हैं और जो बाघ होते हैं वो कई बार रिहायशी क्षेत्रों में आ जाते हैं, इसलिए वे दिख जाते हैं। मोहरे की बात करें तो हड़प्पाई मोहरे वर्गाकार एवं आयताकार होती थी। वर्गाकार बोले तो जो क्रैकजैक बिस्किट आती है उसकी तरह अधिकांशतः ये हमें मिलती है और इनमें हमें लिपि यानी कि कुछ शब्द देखने को मिलते हैं जो कि चित्रात्मक डंडी जैसे थे और चित्रांकन भी हमें चित्र भी हमें मिलते हैं। फिर आयताकार एक आयत की तरह, आयत बोले तो जहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो, लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो, वो आयत कहलाता है। केवल चित्रांकन हमें इस पर मिलता है। वर्गाकार बोले तो यहाँ चौड़ाई लंबाई बराबर हो और आयताकार वहाँ जहाँ पर चौड़ाई कम हो, लंबाई ज़्यादा हो। ठीक है। मोहरों पर चित्रांकन की बात करें तो पशु पक्षी मिथकीय जीव मातृ देवी की मूर्ति हमें मिलती है। मिथकीय जीव बोले तो अपने मन से ही, जैसे हम देखते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न आज हम कंपनियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न नाम का एक काल्पनिक घोड़ा जिसके माथे में एक सींग निकली हुई है, वह काल्पनिक घोड़ा है जो यूनिकॉर्न कहलाता है। तो उस तरह के काल्पनिक जीवों के चित्रांकन हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक आदमी है और वह उसका सिर जानवर की तरह है, एक जानवर है और वह कुछ कुछ इंसान जैसे दिख रहा है। इस तरह के चित्रांकन मोहरों पर एक श्रृंगी बैल का चित्रांकन सर्वाधिक मिलता है। मोहरों पर एक श्रृंगी यानी कि एक सींग वाले बैल का चित्रांकन सबसे ज़्यादा मिलता है और ये बात ध्यान में रखना कि ये कोई गैंडा नहीं है, ये बैल है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें हमें मिलती है। 1200 से ज़्यादा मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर और सबसे प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो कहलाता है। हालांकि कुछ आधुनिक खोजों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर जो रहा होगा वह राखीगढ़ी रहा होगा, लेकिन संपन्नता के क्षेत्र में मुंबई सबसे बड़ा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी ज़िला है वह अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। कुछ समय पहले तक हमारा छिंदवाड़ा सबसे बड़ा था, लेकिन चूंकि पांडुना छिंदवाड़ा से अलग होकर एक अलग ज़िला बन गया, तो अब शिवपुरी सबसे बड़ा ज़िला है। लेकिन क्या आपने कभी मध्य प्रदेश के शिवपुरी का नाम एक अच्छे बड़े शहर के रूप में सुना, समृद्ध शहर के रूप में सुना? नहीं सुना होगा। ज़्यादातर आपने इंदौर और भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों का नाम अक्सर सुना होगा और इनकी तुलना में शिवपुरी का नाम आपने बहुत कम सुना होगा। भोपाल जो राजधानी है उसका क्षेत्रफल तो मुश्किल से 2-2.5 हज़ार वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो शिवपुरी है उसका क्षेत्रफल तकरीबन 10,000 वर्ग किलोमीटर है। तो उससे 5 गुना बड़ा है राजधानी से, लेकिन उसके बावजूद वह कम विकसित है और राजधानी ज़्यादा विकसित है। इंदौर का क्षेत्रफल भी कम ही है, लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे टॉप शहर है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है।
मध्य प्रदेश का मुंबई इसे कहा जाता है। उसी तरह राखीगढ़ी भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर जरूर रहा होगा, लेकिन समृद्धि के हिसाब से मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था। अब यहाँ पर देखिए, हड़प्पा से हमें सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त होती है। अब ये दोनों कंफ्यूजिंग करने वाली लाइन है। यहाँ पर कथन और कारण में इस तरह से सवाल बन सकता है, लिखिएगा। कारण पहला कथन ये है कि मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। दूसरा कथन है हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा कि एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधे तौर पर सोचेंगे कि भाई सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मोहरें हमें हड़प्पा से मिली। आप अभिलेख युक्त पढ़ेंगे ही नहीं, आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा और आप इसको गलत करके आ जाएंगे। तो वहाँ गलती करने से अच्छा है कि इधर गलती करना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में रखकर याद करना। मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा मोहरें हमें मिलती हैं, 1200 से ज़्यादा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सभी अभिलेख युक्त है। कुछ मोहरें नॉर्मली मिलती हैं, जबकि हड़प्पा में हमें सबसे ज़्यादा मोहरें, यहाँ पर सर्वाधिक मोहरें नहीं मिल रही हैं। मोहनजोदड़ो की तुलना में हड़प्पा में कम मोहरें प्राप्त हो रही हैं। 1200 से बहुत कम मोहरें हमें हड़प्पा में प्राप्त होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हड़प्पा में जो मोहरें प्राप्त होती हैं उनमें से लगभग ज़्यादातर अभिलेख युक्त मोहरें हैं। उनमें कुछ ना कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, कुछ भाषा लिखी हुई है। अब इनका इस्तेमाल सिक्कों के रूप में होता रहा होगा और विशिष्ट वर्ग की पहचान के रूप में इनका इस्तेमाल होता रहा होगा। मोहरें जो होती हैं मुख्यतः हमें खेलछड़ी से निर्मित, इसके अलावा खेलछड़ी जो तांबे के लिए प्रसिद्ध था सिंधु घाटी काल में, ये ध्यान में रखना। तो हम कह सकते हैं कि तांबा, कांसा, हाथीदांत, फिरोजा, लाजवर्द, अलवास्टर, जो अर्धमूल्य पत्थर होते हैं अलवास्टर, उनकी ये बनी होती थी मोहरें। लोथल से प्राप्त एक मोहर पर बीज बोने की यंत्र का चित्रांकन भी हमें मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर पशुपति शिव, गणेश का अंकन हमें मृण मोतियों के रूप में मिलता है। इस काल में ध्यान में रखना कि जो सबसे प्रमुख ईश्वरीय सत्ता है, हालांकि हमें सीधे तौर पर पूजा पाठ के प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो कहीं पर हमें जो मूर्तियाँ मिली हैं, अब उन मूर्तियों की वे पूजा करते थे या फिर किसी महिला की पूजा मूर्ति रही होगी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन जो सबसे सम्मानित महिला मानी जाती थी वे मातृ देवी थी, और मातृ देवी की मूर्तियाँ हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। और फिर उनके बाद में पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है, जो हूबहू मतलब काफ़ी हद तक वर्तमान के भगवान शिव के समान मानी जाती हैं। तो यही कारण से लोग कहते हैं कि अंत मतलब प्रारंभ कैसे कहते हैं मुझे ध्यान में नहीं है, प्रारंभ भी शिव है और अंत भी शिव है, इस तरह से कहते हैं। आदि अनंत शिव कुछ लाइन में आती है, किसी भजन में या शिव तांडव में आती है शायद। तो आदि से ही, आदि काल से लेकर अनंत काल तक शिव हैं, मतलब इस काल में भी उनके प्रमाण हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, मृण मूर्तियाँ हमें पशु पक्षियों, मृतकीय जानवरों, मातृदेवी, मानव मूर्तियाँ, इनमें सर्वाधिक पशुओं की मूर्तियाँ हमें कुंवड़ वाले बैल की प्राप्त होती है। इस काल में सबसे पूजनीय पशु कुंवड़ वाला बैल था, ना कि गाय, ये ध्यान में रखना। पशु पक्षियों की मूर्तियाँ खोखली हैं, जबकि मानव मूर्तियाँ ठोस हैं। प्रस्तर मूर्तियों की बात करें तो अलवस्टर, जो कि एक प्रकार का पत्थर है बहुमूल्य, खेलछड़ी, चूना पत्थर, स्लेटी पत्थर, लाल पत्थर, इनकी प्रस्तर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। पत्थरों की इनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। प्रस्तर बोले तो पत्थरों की मूर्तियाँ इनकी बनाई जाती थी, और सभी पत्थर की मूर्तियाँ हमें टूटी हुई मिली है। अब इतने साल से ज़मीन के अंदर पड़ी रही होगी तो टूट फूट तो होनी स्वाभाविक ही है।
अब सर्वाधिक प्रस्तर मूर्तियाँ हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है और दूसरी सबसे ज़्यादा प्रस्तर मूर्तियाँ हमें हड़प्पा से मिलती है। प्रस्तर से ध्यान रखना, पत्थरों की मूर्तियाँ। पहला नंबर पर मोहनजोदड़ो और दूसरे नंबर पर हड़प्पा, कटप्पा का भाई हड़प्पा। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक 19 सेंटीमीटर सेल खड़ी ध्यान में रखना, एक धातु है। इससे निर्मित हमें ध्यान मग्न योगी की मूर्ति प्राप्त होती है जो तिपत्तिया शॉल ओढ़े हुए हैं और इन्हें पुरोहित की संज्ञा दी जाती है और कुछ लोग इनकी तुलना भगवान शिव से करते हैं। हड़प्पा की बात करें तो स्लेटी पत्थर की नटराज मूर्ति यहाँ से मिलती है। लाल पत्थर की 9 सेंटीमीटर पुरुष का धड़ जिसका पेट निकला हुआ है, इसमें एक यूनानी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। धातु मूर्तियों की बात करें तो तांबे कांसे की मूर्तियां हमें मिलती है और लुप्त मोम तकनीक से बनी हुई कांसे और तांबे की मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। अब आया समझने वाला पॉइंट, लुप्त मोम तकनीक क्या होती है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना, ये क्या करते थे, एक सांचा रहता था, ठीक है। एक सांचे में ये क्या करते थे, मिट्टी का एक मोम का एक सांचा बनाते थे डिज़ाइन। अब उस डिज़ाइन में मोम की एक प्यारी सी मूर्ति बनाते थे। एग्जाम्पल के लिए मोदी जी और राहुल जी की एक मूर्ति बनाए मोम की। अब उस मोम की मूर्ति के ऊपर क्या करते थे कि जो चिकनी मिट्टी होती थी अच्छी क्वालिटी वाली, उसको लेप लगा देते थे, ठीक है। अब वो उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी का लेप लगा दिया। अब वो मिट्टी मजबूत हो जाती है और उसको पका लेते थे, सूखने के लिए रख देते थे। उसके बाद में उस मिट्टी की मूर्ति में हल्का सा एक कोल कर देते थे और उस छेद के माध्यम से जब उस मिट्टी को गर्म किया जाता था, तपाया जाता था उस मूर्ति को, तो वह मोम पिघलकर नीचे गिर जाती थी। फिर उसी कोल से ऊपर एक कोल करके नीचे का कोल बंद किए, उसके बाद में उसी कोल से गर्म धातु डाल दी जाती थी। तांबा, कांसा, जो भी जिसकी भी आपको मूर्ति बनाना हो वह धातु डाल दी जाती थी। अब वह धातु जो मिट्टी की आकृति है उसके अंदर आकार ले लेती थी। उसके बाद में जब वह धातु सख्त हो जाती थी, मतलब ठंडी हो जाती थी और मजबूत हो जाती थी, तो उसके बाद बहुत ही आसानी से और ध्यानपूर्वक उस मिट्टी को हटा दिया जाता था और बिना किसी मेहनत के एक मूर्ति तैयार हो जाती थी। फिर कारीगर उस मूर्ति में बारीक काम करते थे डिज़ाइन देने का। तो इस तरह से बहुत आसानी से और टेक्निक्स के माध्यम से ये मूर्तियों का निर्माण कर लेते थे और आज भी कई जगह इस लुप्त मोम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक बार और बता दूं कि वे पहले मोम की एक मूर्ति बनाते थे, फिर उस मोम की मूर्ति के ऊपर मिट्टी का लेप लगाते थे और फिर उस मिट्टी के लेप को सूख जाने के बाद उसमें एक छेद करके उस मिट्टी को गर्म करते थे ताकि वह मोम बह जाए। फिर उसी छेद से धातु भर देते थे और फिर धातु की ठंडी होने के बाद उस मिट्टी के आवरण को हटा देते थे और फिर उस मोती में डिज़ाइन डाल देते थे। इससे वह बहुत खूबसूरत प्रतिमा बन जाती थी और आज भी इस तकनीक को अपनाया जाता है कई जगहों पर। मोहनजोदड़ो, चंदुदाहो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, ये प्रमुख इनके स्थल थे। मोहनजोदड़ो एवं चंदुदाहो से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। हड़प्पा चंदुदाहो से हमें तांबे एवं कांसे की इक्का गाड़ी मिलती है। इक्का गाड़ी बोले तो बैलगाड़ी। लोथल कालीबंगा से तांबे का बैल मिलता है। हड़प्पा स्थलों से पर्याप्त कलाकृतियाँ मिली हैं, लेकिन इन कलाकृतियों में मिस्र व मेसोपोटामिया की तुलना में अभिव्यक्ति की विविधता सीमित रूप से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त धातु मूर्तियाँ एवं मृण मूर्तियाँ जहाँ मंजी दक्षता के साथ बनाई गई थी, वहीं पत्थरों की मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियाँ हमें साधारण प्रकार की देखने को मिलती है। क्योंकि धातु चूँकि
जो तांबा होता है, कांसा होता है, उतना सख्त नहीं होता है। उसमें ज़्यादा किसी मेहनत के आप आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं अगर आपको कला आती है तो। लेकिन पत्थर में आप उतनी आसानी से नहीं बना सकते। और एक बड़ी बात भी है कि सोने की ज्वेलरी आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, हीरे की ज्वेलरी आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। और अगर कहीं आप ऐसे लोहे का कोई डिज़ाइन बना रहे तो आप उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता रहा होगा। जो महंगी और महत्वपूर्ण धातुआं थी, जो छोटी थी आकार में, उनमें डिज़ाइन अच्छे से दी जाती थी। और जो पत्थर की मूर्तियाँ या मिट्टी की मूर्तियाँ होती थी, इन्हें सीधे तौर पर नॉर्मल साधारण प्रकार से बना दिया जाता था। इससे इनके उपयोग करने वाले वर्ग में विभेद दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, हो सकता है कि जो तांबे कांसे की मूर्तियाँ रही होंगी उनकी कीमत ज़्यादा रही होगी और वह वर्ग विशेष के लिए रहा होगा। और जो पत्थर व मिट्टी की मूर्ति रही होगी वह सामान्य रही होगी और वह सामान्य वर्ग के लिए रही होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको अपने किसी फीमेल फ्रेंड को कुछ देना होगा, तो अगर वह आपकी सिर्फ फ्रेंड है तो आप उसे नॉर्मल कुछ भी चीज़ ले जाकर दे देंगे। जैसे स्कूल की फ्रेंड्स होती हैं तो उनको तो कुछ भी उठा के दे दो। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको अभी अभी प्यार हुआ है, या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, अभी अभी आपको प्यार हुआ है, तो आप चाहोगे कि आप उसको स्पेशल से स्पेशल चीज़ दो। भले ही 4 महीने बाद आप उसके साथ बदतमीजी करो, गाली बको, या फिर उसको कुत्ता कमीना कुछ भी कहो, लेकिन अभी आप उसकी केयर करोगे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर के काल में होता था कि जो अच्छी मूर्तियाँ विशेष वर्ग के लिए होती थी उनमें मेहनत ज़्यादा होती थी, और जो साधारण मूर्तियाँ होती थी उनमें मेहनत कम होती थी। हड़प्पा सभ्यता से आक्रामक प्रकार के हथियार हमें प्राप्त होते हैं, सुरक्षात्मक प्रकार के नहीं। यानी कि हमला करने के लिए हथियार तो थे, लेकिन दूसरों से हमला करने, अगर कोई सामने वाला हमला कर रहा है तो बचने के लिए हथियार नहीं थे। जैसे ढाल, जो ढाल होता है हमला से बचने के लिए, जो कवच होता है, हेलमेट वगैरह होता है, वो इनके पास से नहीं मिलता। जबकि सामने वाले पर हमला करने के लिए इनके पास बाकायदा हथियार थे। तो यहाँ पर ये भी कारण बताया जाता है कि युद्ध में इस सभ्यता का अंत हो गया, क्योंकि इनके पास हमला करने के लिए हथियार तो थे, लेकिन हमले से बचने के लिए बचाव वाले हथियार नहीं थे। इस आधार पर इतिहासकारों के अनुसार सभ्यता के लोग, भाई सभ्यता के लो लिखा है यहाँ पर यार, लोग गा आप अपने तरफ से लगा लेना, सॉरी मिस्टेक मेरी तरफ से हो गई है। तो सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, इस आधार पर आप ये कह सकते हैं। बंदरगाहों की बात करें तो प्रमुख बंदरगाह में लोथल, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह था, समुद्र के किनारे यह स्थित था। लोथल आज भी आप देखते हैं कि जो लोथल है वह गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैप से चीज़ों को समझना, तो मैप से चीज़ों को समझने पर आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, इसलिए मैप का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, रंगपुर, प्रभास पाटन, ये तीनों गुजरात में हैं। चूँकि ये बंदरगाह है तो स्वाभाविक सी बात है हरियाणा या राजस्थान में तो होंगे नहीं, बंदरगाह है तो समुद्र के किनारे ही होंगे। बलूचिस्तान में हमें मिलते हैं सुतकांगेडोर, जो कि इसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र है इस सभ्यता का। सुतका कोह, बालाकोट, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर समुद्री लहरों से ये ज़्यादा सुरक्षित थे। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो स्थल समुद्री नदी मार्ग से व्यापार होता था। अब चूंकि हमने बंदरगाह पढ़े हैं तो बंदरगाह बीच बना के समुद्र में तैरने के लिए तो थे नहीं, स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर व्यापार करने के लिए रहे होंगे। हो सकता है कि इनके पास में बड़ी बड़ी जो नौकाएं या फिर नाव थी वो भी रही होंगी, लेकिन हो सकता है कि उनके प्रमाण हमें आज तक नहीं मिल पाए। अब बंदरगाह थे तो व्यापार तो नाव से ही करते रहे होंगे। आंतरिक व्यापार ये बैलगाड़ी से करते थे और विदेशी व्यापार भी विदेशी अवस्था में था, विदेशी अवस्था नहीं, विकसित अवस्था में था। विदेशी व्यापार समुद्र, नदी और स्थल तीनों माध्यम से होता था, ये ध्यान में रखिएगा। मेसोपोटामिया, बहरीन, जो कुवैत वगैरह है,
ईरान, मेसोपोटामिया कहाँ पर था? ईरान में था। ठीक है, ईरान, इराक, सॉरी इराक में था मेसोपोटामिया, मिस्टेक फिर से हो गई। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की दजला व फरात नदी के किनारे बसी हुई थी और कहते हैं कि यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि इस काल में विश्व की समकालीन सभ्यताओं की तुलना में एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। मिस्र में पनपी, जो अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पर पनपी नील नदी के किनारे जो मिस्र की सभ्यता थी, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वह भी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यूनान की सभ्यता भी ग्रामीण थी। तो जो इराक, ईरान है, बहरीन यानी जो कुवैत एरिया है, जो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, जो मिस्र है, जो इजिप्ट है, इनसे इनके व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के सूसा, उर व निप्पुर नगर से हमें हड़प्पाई मोहरें प्राप्त होती हैं। अब कैसे पता लगा कि हड़प्पाई मोहर है? तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा मोहरें मिली होंगी और उनमें जो सबसे ज़्यादा चिन्ह मिले होंगे उसके आधार पर पता लगा होगा कि यह सिंधु घाटी की मोहर है। अब वही मोहर हमें इन क्षेत्रों में भी कम मात्रा में मिल रही है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ के लोग व्यापारिक उद्देश्य से उन क्षेत्रों पर गए रहे होंगे। निप्पुर में हमें तांबे का श्रृंगदान भी मिलता है। बहरीन और कैलका में भी हमें हड़प्पाई मोहरें मिलती हैं। मिस्र में हमें हड़प्पाई मिट्टी की गुड़िया मिलती है। लोथल में हमें क्या मिलता है? मेसोपोटामियाई बेलनाकार छोटी जो वस्तुएं हैं वो हमें प्राप्त होती है। और जो लोथल है यह राजस्थान का एक राजस्थान बोल रहा हूँ, गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह था और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यह था लोथल, और एक साइट भी है। मोहनजोदड़ो मेसोपोटामियाई बेलनाकार बड़ी मोहर प्राप्त होती है। लोथल से हमें ममी के साक्ष्य मिलते हैं। ममी क्या होता है? ममी उसको बोलते हैं जो इजिप्ट है ना, मिस्र की सभ्यता, वहाँ पर ये प्रचलन में चले थे। अगर कोई फेमस व्यक्ति खत्म हो जाता है, कोई राजा महाराजा हो या फिर कोई विद्वान हो, तो उसको अगर लंबे समय तक जीवित रखना है, उसकी यादें संजोना है, तो ये क्या करते थे कि उसके शरीर से सारा मांस, खून वगैरह सब निकाल लेते थे, खोपड़ी भी पूरी खाली कर देते थे और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के धातुएं अलग अलग किस्म के रसायनों के साथ मिलाकर भर दी जाती थी। इससे बदबू भी नहीं आती थी और वह एक स्टैच्यू की तरह उनकी हड्डियाँ बन जाती थी। इससे वे याद के तौर पर रहते थे और कई बार उनके ऊपर कपड़े वगैरह लपेटकर, पट्टियाँ लपेटकर उन्हें बक्से यानी ताबूत में भरकर रख दिया जाता था किसी पिरामिड के नीचे। ठीक है, पिरामिड भी इन्हीं के लिए बनाए गए थे मिस्र में। अगर आपको देखना हो तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो उनके नीचे इनके सम्मान में इनके ऊपर पिरामिड बना दिया जाता था। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में पिरामिड तो नहीं मिलता है, लेकिन हमें ममी के साक्ष्य जरूर मिलते हैं जो बताता है कि ये मिस्र की सभ्यता से अच्छे संपर्क में थे। मेसोपोटामिया के लिखित साक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता के लिए राजकीय दुभाषियों की जानकारी मिलती है, यानी ये किसी दूसरी सभ्यता से अगर संपर्क रखते थे तो इनके पास में ट्रांसलेटर्स भी होते थे। जैसे मोदी जी, आप कई बार देखे होंगे कि उनके साथ में एक व्यक्ति या एक महिला ज़रूर रहती है, ताकि वे किसी विदेश दौरे में हो तो अगर कोई फ्रेंच में बोल रहा है, अंग्रेजी में थोड़े कठिन शब्द बोल रहा है, तो वो उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता सके। यह आपने कई बार देखा होगा। मेसोपोटामियाई शासक सरगोन का जो अभिलेख है 2350 ईसा पूर्व, इसमें हमें दिलमन यानी कि बहरीन का पुराना नाम है, माकन यानी कि जो मकरान तट है, तथा मेसूहा जो हड़प्पा सभ्यता मेसूहा है, इन सभी का हमें हड़प्पा सभ्यता में उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख में दिलमन बोले तो बहरीन को उगते हुए सूर्य का देश कहा गया है इसी सभ्यता में। और इसी सरगोन भाई साहब ने इस सभ्यता का कालक्रम भी बताया है। व्यापार संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पास था, यानी कि इनकी सभ्यता जो थी वह सरप्लस में चल रही थी और यह अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे, जो मध्य एशियाई देश है और जो मिस्र वगैरह है उन सभी को लूट लाट के, मतलब व्यापार करके
क्योंकि भारत तो अपने इतिहास में हमेशा से ही शांति प्रिय रहा है। तो दोस्तों इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो शायद आपको उतना बोरिंग ना लगा हो। अगर वीडियो आपको बोरिंग भी लगा हो तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक और भी टेलीग्राम की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगी ही, साथ ही आपको उन वीडियोस की लिंक भी मिलेंगी जिनके माध्यम से आप नेट जेआरएफ के पहले पेपर को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और दोस्तों पहले पेपर को भी ध्यान में देना, क्योंकि पहले पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन ठीक करना होगा आपको, और दूसरे पेपर में आपको 65 से 70 क्वेश्चन ठीक करना होगा। तब जाकर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली है तो आप हिस्ट्री के पेपर में 90+ क्वेश्चन ठीक कर लोगे। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि पेपर बनाया ही इस लेवल का जाता है। इसलिए हिस्ट्री के पेपर में 65 से 70 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट रखिए, और फर्स्ट पेपर में तकरीबन 35 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। अगर आपके टोटल 105 से 110 क्वेश्चन ठीक हो गए 150 में से, तो आप ओबीसी से हो या जनरल से हो, आपके चांस 99% बन जाएंगे कि आपके सिलेक्शन आप जेआरएफ ले लोगे, और आराम से 45-50 हज़ार की स्कॉलरशिप हर महीने आपको मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी थोड़े समय के लिए अच्छी हो जाएगी। फिर आप चाहो तो उन 20-25 लाख से अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर लो, या फिर उस टाइम के दौरान अपनी पढ़ाई को और बेहतर करके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाल लो, या फिर पीएससी क्लियर कर लो। बहुत सारे आपको मौके मिल जाते हैं। चूँकि बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से होते हैं, लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप किसी वरदान से कम नहीं होती है। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए, और अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सकारात्मक सोच और लगातार कोशिश ही सफलता का आधार है। आप ये सोचिए कि आप कर सकते हैं, पॉजिटिव रहिए, और सिर्फ पॉजिटिव मत रहिए, मेहनत भी करिए। उस मेहनत से आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी, और एक बेहतर तैयारी और सही दिशा वाली तैयारी के दम पर आप एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।